ईपीजी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ और आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य में बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानक शीर्षक पर बातचीत करेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास आजादी से ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। सन 46 में आचार्य जी इसका लेखन पूरा कर चुके थे। यह उपन्यास ठीक उसके बाद छपा और अपने नए प्रयोग के लिए, कथानक में नए प्रयोग के लिए यह उपन्यास खास तौर से जाना गया। हम सब जानते हैं कि बिना कथानक के उपन्यास की सृष्टि नहीं हो सकती, उपन्यास नहीं लिखा जा सकता। लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए जो कथानक लिया गया, जिस तरह से कथानक का निर्माण किया गया, वह कुछ अद्भुत है। साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं कि आत्मकथा रचनाकार स्वयं लिखता है। बाणभट्ट की आत्मकथा का मतलब यह हुआ कि अपनी आत्मकथा बाणभट्ट लिखें तब तो बात समझ में आती है, लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी ने लिखा और उसके लिए एक बाणभट्ट की आत्मकथा के कथानक के लिए वे एक दूर का सूत्र तलाश करके ले आते हैं। उपन्यास प्रारंभ करने से पहले कथामुख शीर्षक से उन्होंने जो उपन्यास की भूमिका लिखी है उसमें उपन्यास के कथानक के संदर्भ में कुछ बात किया है। उनका कहना है कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली मिस कैथराइन भारत आई हुई थी। क्या लंबे अरसे से वे भारत में रह रही थी और भारत भ्रमण करना उनका सबसे प्रिय कार्य था। सोन नदी के दोनों किनारों पर भ्रमण करते हुए उन्हें एक पांडुलिपि मिली। उसी पांडुलिपि को उन्होंने आचार्य जी को अनुवाद के लिए दिया। उस पांडुलिपि पर शीर्षक के रूप में लिखा हुआ था, अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। दरअसल द्विवेदी जी एक दूर की कौड़ी ले आए हैं। न तो कोई मिस कैथराइन है, न तो इस तरह की उनको पांडुलिपि मिली है। जिस तरह से द्विवेदी जी का गप्पी स्वभाव है, उस तरह से यह भी एक गप है। कथा की प्रामाणिकता के लिए उन्होंने एक गप मारा है, एक गप किया है। बाणभट्ट की आत्मकथा के कथानक को आप समझ पाएंगे, कथा और कथानक के अंतर के व्यावहारिक रूप को समझ पाएंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा के उद्देश्य को समझ पाएंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा के कथानक के तत्वों को समझ पाएंगे। हम सब जानते हैं कि उपन्यास में कथानक का बहुत महत्व है। ये कथानक जो है, यह उपन्यास संरचना का अंतर्निहित अंग है। मैंने पहले भी कहा कि बिना कथानक के उपन्यास की संरचना नहीं हो सकती। कुछ लोग यह मानते हैं कि कथा और कथानक ये दोनों चीजें एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कथा तो वह है जो सीधे सीधे कोई कहानी कह दी जाए, और कथानक कथा की कार्य व्यापार योजना है। जो कथा हम जानते हैं, उस कथा की कार्य व्यापार योजना यह कथानक है। इसी को अंग्रेजी में प्लॉट कहा जाता है। कहानी में अक्सर या कथा में जब हम बात करते हैं तो हमारी एक उत्सुकता बनी रहती है,
और फिर ये कहा जाता है कि क्या हुआ। बार बार हम इस क्या हुआ की तरफ बढ़ते रहते हैं कथा में, लेकिन कथानक में थोड़ा सा बड़ा माइन्यूटली उससे अंतर हो जाता है। क्या हुआ की जगह कैसे हुआ, जहां हमें कैसे हुआ का जवाब मिले वह कथानक है, और जहां क्या हुआ की बात हो वह कथा है। एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कथा में कहा जाएगा कि राजा मर गया, उसके बाद रानी मर गई। राजा मर गया, उसके बाद रानी मर गई, यह कथा है। लेकिन अगर इसी बात को हम पलट करके कहें कि राजा की मृत्यु के दुख में रानी मर गई, तो वह कथानक हो जाता है। स्पष्ट रानी कैसे मरी, और पहले उदाहरण में आप देखेंगे कि राजा मर गया, उसके बाद रानी मर गई। मतलब राजा मर गया, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन कथानक में आप पाएंगे कि राजा मर गया, रानी मर गई, तो कैसे रानी मर गई, राजा के दुख में रानी मर गई। एक अंग्रेजी विद्वान स्टीव अल्कोर्न हुए हैं। स्टीव अल्कोर्न का कहना है कि कथानक नायक की भौतिक यात्रा होता है और कहानी उसकी भावनात्मक यात्रा। इन सब निक्सों पर, इन सब आधारों पर अगर हम इस उपन्यास को देखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा को, तो कई बातें हमें बिल्कुल साफ साफ और अलग दिखाई देंगी। ये एक तरह से उपन्यास जो है 7 दिनों की कथा है, और उस 7 दिनों की कथा को 3 महीने के अंतराल के साथ द्विवेदी जी ने कहा है। साथ ही साथ इसके कथानक में उन्होंने कुछ तो इतिहास, कथानक निर्माण के लिए कुछ तो इतिहास से मदद ली है, और अधिकतर उनकी कल्पना काम की है। कल्पना क्यों और इतिहास क्यों? इतिहास एक ऐसा तत्व है जो कथानक को प्रामाणिकता प्रदान करता है। हमारे अतीत में ऐसा हुआ था, ऐसी स्थिति आई थी, और उस स्थिति में इस तरह से निराकरण किया गया था। वर्तमान समय में हमारी जो स्थिति है, उस स्थिति में अगर हम अपने अतीत के अनुसार चलेंगे तो शायद अपना गंतव्य पा सकें। दूसरी चीज कि काल्पनिक पात्र क्यों डाले गए। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि यह उपन्यास आज़ादी से ठीक पहले लिखा गया था, इसलिए उपन्यास का आशय, उपन्यास का उद्देश्य इतिहास का वर्णन करना नहीं है। उपन्यास का उद्देश्य है आज़ादी से ठीक पहले हमारी जो स्थिति थी, हम जहां खड़े थे, उस बिंदु को पहचानना और आगे के लिए मार्ग का निर्माण करना। तो द्विवेदी जी ने इन दोनों में, अपने कथानक में इन दोनों को, ऐतिहासिक तत्वों को और कल्पना को इस तरह से समायोजित किया, ऐसे रखा कि उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। उपन्यास का कथानक स्थानेश्वर से लेकर बनारस के आसपास तक फैला हुआ है। इसी बीच में सारी घटनाएं घटती हैं। बाणभट्ट ऐतिहासिक पात्र है, हर्षवर्धन के राजकवि के रूप में जाना जाता है। वह बाण एकाएक राजकवि नहीं हुआ है, पहले वह तमाम नाटक मंडली आया और अपने परिचय में उसने कहा कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझसे छूटा हो। वो एक नाटक मंडली चलाता था और उस नाटक मंडली में निपुणिका काम करती थी। निपुणिका को बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या बार बार उसको न्यूनिया कहते हैं। और यही बाणभट्ट और निपुणिका दोनों मिलकर कुंवर मिलिंद की कन्या, जो हर्षवर्धन के छोटे राजकुल में बंदिनी थी, भट्टिनी, उस भट्टिनी का उद्धार करते हैं। और भट्टिनी धीरे धीरे वो इस तरह से कथानक में घुल मिल गई है कि वह देश की स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाती है, आजादी की प्रतीक बन गई है। अगर ये देखा जाए कि यह उपन्यास
या इस उपन्यास का कथानक कितने चरणों में बटा है, तो इसे रमेश कुंतल मेघ ने कुछ चरणों में बांट रखा है। मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। प्रथम चरण में उन्होंने रखा है अस्थाणीश्वर में भट्ट का निपुणिका से मिलना तथा भट्टिनी का उद्धार। वह भट्टिनी जो मैंने बताया कि छोटे राजकुल में बंदिनी थी, उस बंदिनी भट्टिनी का उद्धार। कथानक का ये पहला चरण है कि अस्थाणीश्वर में, थानेसर में किस तरह से बाण भट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। इस भेंट में निपुणिका बताती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदिनी है, बाण उसको बचाने का प्रयास करो, किसी तरह से उसको निकाल ले आओ। और बाण स्त्री वेश में राजकुल में जा करके, हरम में जा करके भट्टिनी को ले आता है। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका का गंगा में नौका द्वारा मगध की ओर प्रस्थान। कई लोगों के प्रयास से यह निश्चित होता है कि बाण भट्ट भट्टिनी को लेकर के मगध की ओर जाए, वहां वह सुरक्षित रहेगी। बाण भट्ट गंगा में एक नाव के द्वारा गंगा के मार्ग से वह मगध की ओर चलता है। चरणाद्रि दुर्ग का मतलब है बनारस के पास चुनार का किला। चुनार के किला के पास जाकर के नौका पर कुछ डाकुओं का आक्रमण होता है। भट्टिनी और निपुणिका गंगा में कूद जाती हैं। खैर, ये बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका का गंगा में नौका द्वारा मगध की ओर प्रयाण, चरणाद्रि दुर्ग के पास युद्ध, भट्टिनी निपुणिका का गंगा में कूदना, बाण द्वारा भट्टिनी को बचाना, तीनों का लोरिक देव नामक आभीर सामंत के घर आवास। यह कथानक का दूसरा चरण है। तीसरा चरण है कि जब भट्टिनी और निपुणिका को अलोरिक देव के संरक्षण में छोड़ दिया तो वह पुनः वहां से लौटता है और हर्ष के दरबार में आता है। तो लंपट बाण भट्ट का हर्ष के दरबार में राजकवि होना, उनके दरबार में आता है और अपनी प्रतिभा के भरोसे, अपने कौशल के भरोसे वह वहां का राजकवि चुना जाता है। तीसरा चरण है राजदूत के रूप में बाण का भद्रेश्वर आकर, भद्रेश्वर मतलब वही लोरिक देव के यहाँ आकर भट्टिनी को अस्थाणीश्वर आमंत्रित करना। वह अस्थाणीश्वर के लिए भट्टिनी को आमंत्रित करता है कि अस्थाणीश्वर चलिए। भट्टिनी काफी नान नुकुर करने के बाद एक शर्त पर तैयार होती है कि वह वहां जाएगी, लेकिन अस्थाणीश्वर के दुर्ग में नहीं रहेगी, अस्थाणीश्वर के किले में नहीं रहेगी, वह एक स्वतंत्र रानी के रूप में वहां रहेगी। तो भट्टिनी को अस्थाणीश्वर आमंत्रित करना, भट्टिनी का जाना और स्वतंत्र रानी की तरह रहना, यही वह स्थल है जहां हमें यह दिखाई देने लगता है कि भट्टिनी कोई मामूली महिला नहीं है, बल्कि यह आर्यावर्त की, भारतवर्ष की रक्षिता शक्ति है। वह भारतवर्ष की, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। और उपन्यास का अंतिम चरण है बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका का पुनः अस्थाणीश्वर आना। ये सब अस्थाणीश्वर आते हैं और हर्षदेव के दरबार में पुनः एक बार रत्नावली नाटक का मंचन होता है। रत्नावली नाटक के मंचन के समाप्त होने पर मंच पर ही निपुणिका का प्राणांत हो जाता है। जब वह बाण भट्ट का हाथ भट्टिनी के हाथ में देने लगती है, उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं।
बाण भी उद्देश्य की संप्राप्ति के लिए तुंवर मिलिंद के पास चला जाता है और जाते समय यह कह कर जाता है कि अब मैं जा रहा हूं, अब क्या मिलना होगा, पता नहीं मिलना होगा कि नहीं होगा। उपन्यास एक तरह से लगभग इसी तरह के कथानक में समाप्त होता है, लेकिन जैसा मैंने पहले संकेत किया कि इस उपन्यास के कथानक में इतिहास के साथ साथ कल्पना भी है, और उस कल्पना में द्विवेदी जी ने उस समय के जितने साधना पथ थे, जितनी पद्धतियां थी, उन सारी पद्धतियों का चित्रण किया है। साथ ही साथ देश के उद्बोधन के लिए, देश को जगाने के लिए जो प्रयास हो रहा था, उस प्रयास के लिए भी उन्होंने कुछ पात्रों की सृष्टि की। कहना मैं ये चाहूंगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा में अगर हम ये देखें कि जो पात्र हैं उनमें कितने पात्र ऐतिहासिक हैं और कितने पात्र काल्पनिक हैं, तो हम अपनी बात को कुछ ज्यादा ढंग से स्पष्ट कर पाएंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा के कथानक में बहुत कम पात्र हमें ऐसे मिलते हैं जो ऐतिहासिक हैं। बाणभट्ट, हर्षदेव, राजश्री, भरू शर्मा, ये तो हमें ऐतिहासिक पात्र के रूप में मिल जाते हैं, लेकिन सुचरिता, महामाया, विरति वज्र, अघोर भैरव, चंडमंडना, ये तमाम ऐसे लोग, ऐसे पात्र हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कल्पित किए गए हैं, और ये कहीं न कहीं अतीत के किसी सूत्र से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उपन्यास में एकाएक आ गए हों। और आप देखेंगे कि इन कल्पित सूत्रों में बंधे हुए पात्र भी आगे चल करके किसी बड़े कार्य को संपादित करते हैं। महामाया भैरवी है, लेकिन जितने आह्वान गीत हैं, आह्वान कथन हैं, देश की आजादी के लिए लोगों को निमंत्रित करना है, आमंत्रित करना है, आगे बढ़ाना है, उत्साह भरना है, यह उत्साह भरने का काम महामाया करती है। कथानक के संदर्भ में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस उपन्यास का कथानक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में बटा है। प्रत्यक्ष कथानक वह है जहां पात्र हमें उपन्यास में दिखाई देते हैं, पात्रों की आपस में बातचीत होती है और उनकी बातचीत के द्वारा, उनके क्रियाकलापों के द्वारा कथानक आगे बढ़ता है। वह तो हमारा प्रत्यक्ष कथानक है। अप्रत्यक्ष कथानक वह है जहां द्विवेदी जी किसी पात्र के अनुभव या संस्मरण के रूप में कुछ बातें मुख्य कथानक में पिरो दी हैं। आप देखेंगे तो इसमें तमाम इस तरह से तमाम कथानक के ऐसे सूत्र हैं जो कि हम घटित होते हुए तो नहीं देख पाते, उनको किसी पात्र के माध्यम से या खुद द्विवेदी जी के मुख के माध्यम से हम उनके बारे में केवल सुनते हैं। अब प्रत्यक्ष कथानक की एक और विशेषता है कि यह कथानक वास्तविक समय में नहीं, मूल कथानक जिसमें घटित हो रहा है उस समय में नहीं, बल्कि यह कथानक उस समय घटित होता है, या कहिए कि यह कथानक अपने अतीत में घटित होता है। अब प्रत्यक्ष कथानक हमारे सामने नहीं आता, वर्तमान समय से या जो उपन्यास का जो मूल कथानक है उस कथानक के काल से, उस काल में वह घटित नहीं होता, बल्कि अतीत में घटित होता है। और अतीत में घटित होने के कारण इस तरह का कथानक में, मूल कथानक में पिरो देने के लिए अतिरिक्त सावधानी की मांग करता है। और यह अतिरिक्त सावधानी द्विवेदी जी में है।
अतीत से वर्तमान में आवाजाही, इस तरह के प्रयोग और उपन्यासों में हुए हैं लेकिन खटकते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐसा उपन्यास है जिसमें कथानक की आवाजाही वर्तमान और भूत की तरफ, ये हमें खटकती नहीं। ये ऐसा लगता है कि जैसे ये एक में मिली हुई है और उपन्यास के कथानक को गति प्रदान कर रही है। एक दो उदाहरण देकर के इस बात को मैं खत्म करना चाहूंगा कि इस उपन्यास में बाणभट्ट और निपुणिका के भेंट स्थानेश्वर में होती है, थानेसर में होती है। वहां निपुणिका का परिचय बाण के मुख से कराया गया है, बाण निपुणिका का परिचय कराता है और जिस रूप में परिचय कराता है, परिचय कराते कराते बाण का कथन कब संस्मरण में बदल जाता है हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम पूरे कथानक में खोए रहते हैं और यह लगता है कि कुछ नया सुन रहे हैं, नया देख रहे हैं, कथानक हमारा गति प्राप्त कर रहा है। लेकिन बाणभट्ट उस समय संस्मरण में खोया हुआ है, उसके मुंह से, उसके माध्यम से, उसके शब्दों में हम निपुणिका का परिचय प्राप्त करते हैं। कैसे वह निपुणिका का परिचय देता है? वो कहता है कि निपुणिका का संक्षिप्त परिचय यहां दे देना चाहिए। निपुणिका आजकल की उन जातियों में से एक की संतान है जो किसी समय अस्पृश्य को सौभाग्यवश गुप्त सम्राटों की नौकरी मिल गई थी। यह गुप्त सम्राटों की नौकरी मिल जाना उसके लिए कुछ सामाजिक ऊंचाई का कारण बना। नहीं तो इसके पहले द्विवेदी जी बता देना चाहते हैं कि उसकी कोई सामाजिक ऊंचाई उस तरह की नहीं थी। दूसरी चीज कि विवाह के कुछ ही समय उपरांत वो विधवा हो गई थी। विधवा होकर के वह बाण की नाटक मंडली में, विधवा होने के बाद वो बाण की नाटक मंडली में आ गई थी। ये हमें बाण के मुंह से मालूम होता है। कोई इसके लिए कथा सूत्र नहीं पिरोया गया है, कोई कथानक ऐसा नहीं किया गया कि इसकी इतनी यात्रा हमें मालूम पड़े। इस यात्रा को बड़े संक्षिप्त ढंग से द्विवेदी जी सुना देते हैं। इसी तरह से वीरति वज्र और सुचरिता की कथा को थोड़ा सा तो बनारस में घटित होते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इसके बाद आगे चल करके सुचरिता बहुत कुछ अपने बारे में खुद कहती है या उसके बारे में कुछ बाणभट्ट कहना मैं ये चाहता हूं कि उपन्यास में कई स्थल ऐसे हैं जहां की अप्रत्यक्ष कथानक की टेक्निक अपनाई गई है और जहां यह टेक्निक अपनाई गई है कहीं भी उपन्यास के प्रत्यक्ष कथानक और अप्रत्यक्ष कथानक में फाक नहीं दिखाई देता। ये जैसे लगता है कि दोनों के अंतःसूत्र इतनी गहनता के साथ, इतनी गंभीरता के साथ आपस में जोड़ दिए गए हैं कि दोनों एकमेक हो गए हैं, एक में मिल गए हैं। उपन्यास थोड़ी देर के लिए स्थानेश्वर से उज्जैनी की तरफ जाता है और उज्जैनी का जो कथानक ले आता है वह 6 साल पुराना है। इस पुरानी कहानी में, जो कि उज्जैनी में जिस तरह से बाणभट्ट की, निपुणिका की और इनका जो रहन सहन या इनका जिस तरह का संबंध है या नाटक मंडली में जो स्थिति है, इन सारी स्थितियों को कवि उपन्यासकार सूत्र रूप में कह देता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो कथानक के साथ देखी जाती है कि कथानक में कोई कार्य कारण संबंध है कि नहीं। मतलब पहले भी मैंने एक कहा कि इस कथानक दो तरह के कथानकों की आवाजाही में किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। मूल कथानक की गति में कोई बाधा नहीं आती है।
एक और जो चीज ध्यान देने लायक है कि इस मूल कथानक के समानांतर आचार्य द्विवेदी कोई दूसरा कथानक नहीं रचते, बल्कि एक ही कथानक को पुष्ट करते हैं और ऐसे कथानक के द्वारा उपन्यासकार एक रसता से बचता है। यह कथानक एक रस नहीं हो पाया है। एक तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कथानक मिलकर के उपन्यास के कथानक की सशक्त भूमिका का निर्वाह करते हैं। कथानक की अच्छाइयों की तरफ तो बहुत बात हो गई, थोड़ा सा कमियों की तरफ भी इसके बात हो कि कथानक में काल क्रम और कार्य कारण का ध्यान रखा जाता है। कार्य कारण का ध्यान तो है द्विवेदी जी को, लेकिन कालक्रम का ध्यान उन्होंने बहुत नहीं रखा। उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। वे इस उपन्यास के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वह संदेश महत्वपूर्ण है। इसीलिए तुअर मिलिंद जो हर्षदेव से इतिहास में काफी पहले हुआ है, उसे भी वे हर्षदेव के काल में ले आकर के उपस्थित करते हैं। कारण यही कि पश्चिमोत्तर प्रांत पर पश्चिमोत्तर प्रांत जब जब हमारा कमजोर पड़ा है, विदेशी आक्रांता वहीं से लग घुसे हैं। और तुअर मिलिंद एक ऐसे शासक को वे उस समय साथ ले आते हैं जो अपनी पुत्री के लापता हो जाने के कारण दुखी है और दुख में वह सब कुछ छोड़ रखा है, जिससे हमारा पश्चिमोत्तर प्रांत असुरक्षित हो गया है। भट्टनी मुक्त हो तो पश्चिमोत्तर प्रांत सुरक्षित हो, भट्टनी मुक्त हो, एक स्त्री की मुक्ति किस तरह से देश को एक नई दिशा देगी, इसकी तरफ द्विवेदी जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया है कि इस उपन्यास के द्वारा द्विवेदी जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उपन्यास का उद्देश्य क्या है। इसके जो कथानक की निर्मित हुई है वह इस तरह से हुई है कि कथानक हमें देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत करते हुए देश की आजादी की तरफ प्रवृत्त होने में मदद करे। आजादी कितनी महत्वपूर्ण है और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए, जो हमारी आजादी थी, जो स्वतंत्रता थी, 1947 की आजादी थी, इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमें मिलजुल करके एक होना होगा। समाज को ऊंच नीच, छुआछूत या स्त्री पुरुष में नहीं बांटना होगा, इनसे अलग करके देखना होगा, इनको मिला करके देखना होगा। और एकता के साथ ही अनायास नहीं है कि इस उपन्यास में लगभग सभी धार्मिक पक्ष मौजूद हैं। अनेक धर्म संप्रदाय, जिनमें भागवत भी हैं, बौद्ध भी हैं, वाम साधना के लोग भी हैं, अघोर भैरव भी हैं, चंडमंडना भी है। द्विवेदी जी जब विंध्याचल के आसपास पहुंचते हैं, चरणार्थ दुर्ग के आसपास पहुंचते हैं, तो वाम साधना के तमाम पक्ष उनके सामने खुल जाते हैं और इन सब चीजों को ले आकर, इन सबको ले आकर के वह यह देखते हैं कि किस तरह से भट्टनी के उद्धार में ये सहायक होते हैं। एक और बड़ी चीज जो द्विवेदी जी ने इस कथानक में की है कि चरणार्थ दुर्ग के पास जब भट्टनी पहुंचती है और डाकुओं का आक्रमण होता है नौका पर, उस समय वह और निपुणिका दोनों गंगा में कूद जाती। बाण बड़े असमंजस में है कि वह निपुणिका को बचाए कि भट्टनी को बचाए। काफी द्वंद्व की स्थिति में वह यह निश्चय करता है कि वह भट्टनी को बचाएगा। भट्टनी को वह पानी के तल से नीचे से उठा करके ऊपर तक, सतह तक ले आता है, लेकिन फिर देखता है कि भट्टनी डूबती जा रही है।
उसे बचाने के क्रम में वह देखता है कि भट्टिनी इसलिए डूब रही है क्योंकि वह अपने बगल में महावराह की मूर्ति दबाए हुए है। बाण फिर असमंजस में पड़ जाता है कि वह भट्टिनी को बचाए कि महावराह को बचाए, और अंत में आकर के फिर उसे याद आता है कि मैं कौन होता हूं महावराह को बचाने वाला। महावराह एक ऐसी शक्ति जो अपने आप खुद बच लेगा, और इसलिए वह महावराह को भट्टिनी से पृथक कर देता है और भट्टिनी को बचाकर ले आता है। कुछ समय के बाद न्यूनिया भी बच करके पानी से निकल आती है, और ये सभी लोग लोरिक देव के संरक्षण में चले जाते हैं। तो उपन्यास के कथानक का ताना बाना बुनते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने समय का, अपने परिवेश का, अपने काल का, युगीन स्थितियों का पूरा ध्यान रखते हुए अतीत से उतना ही सहारा लिया है जितना हमारे लिए जरूरी हो। इसीलिए इस उपन्यास को ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित रोमांस कहा जाता है।